गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज जो है क्लास 10th का जो हम लोग पहले भी एक पार्ट पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 का जो ऑब्जेक्टिव था, पहले पार्ट नंबर 1 में हम देख चुके हैं। करीब लगभग में 16 से 17 प्रश्न हम लोग देखे थे और आज जो है उससे आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। तो जितने भी लोग इसको देखे हैं, जितने भी भाई लोग देखे हैं, उससे यही कहना चाहते हैं, क्या आप लोग उन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ पाए हैं या नहीं। अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में लिखिएगा यस सर समझ गए हैं। यदि नहीं समझे हैं तो आप ये भी बोले कि नहीं समझ में आया सर, हम उस चीज़ को फिर से समझाने का प्रयास करेंगे। तो और जो चीज़ हम बताए थे अगले वीडियो में, पहले वाले वीडियो में जो हम बताए थे, क्या वो सारे प्रश्न को आप अपने कॉपी में नोट किए हैं या नहीं किए हैं। यदि नहीं किए हैं तो आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और आज का जो क्लास होगा उस प्रश्न यानी इस क्लास में जो प्रश्न होंगे इस सारे प्रश्न को भी आप नोट कर लीजिएगा। और आज का क्लास इतना धमाकेदार होगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। और लगभग में जैसे ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 जो आएगा, पार्ट 3 तक में हमारे सारे प्रश्न क्या होगा, चैप्टर 1 का कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव जो बचेगा, सब्जेक्टिव सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव हम लोग सोचेंगे कि लगभग में एक दिन में ही हम लोग क्या कर लें, क्लियर कर लें, एक ही वीडियो में हम लोग उसको क्या कर लेंगे, अटेंड कर लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव यदि आप पहले वाला कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो आप अभी भी कर लीजिए, अभी कुछ नहीं हुआ, अभी समय है बहुत, कर लीजिए और इस क्लास को देख लीजिए। और जहाँ पर ये क्लास समझ में नहीं आए आप उस चीज़ में यानी उस वीडियो को पीछे करके देखिए, इस वीडियो को पीछे कीजिए। यदि आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, फिर भी तो आप हमें क्या करें, कमेंट करें कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूरी तरह एकदम बेसिक लेवल से बताया जाएगा। इसका जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट होंगे वो सिखाया जाएगा, तब आप अच्छी तरह से इसको समझ सकेंगे। और यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो आपको बताते हैं ये प्रश्न लगभग में आपको क्या होगा, कुछ न कुछ समझ में नहीं आएगा। इसी कारण आप बेसिक को पूरी तरह समझिए, उसके बाद आप प्रश्न लगाने का प्रयास कीजिए। और हम जो इस प्रश्न को बना रहे हैं, इतना मेहनत करके बना रहे हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जाके ये बोर्ड एग्जाम में ही लड़े, ठीक। और ये बच्चे जो है 2025 में जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए मोस्ट VVI ये क्वेश्चन है, और सभी बच्चा के लिए तो ये क्वेश्चन है ही, लेकिन जो 2025 में दे रहे हैं उसके लिए मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसी कारण आप लोग इसे मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे देखने में, अगर अच्छा आया, पसंद आया, तो आप क्या कीजिएगा, उस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे दोस्तों के पास क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हम लोग के वजह से, आप लोग के वजह से उन दोस्तों का क्या हो सके, मदद हो सके, उन लोग भी अच्छी मार्क्स प्राप्त कर सके। हम लोग का एक यही लक्ष्य है कि हम लोग खुद सीखें और दूसरों को सिखाएं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब अपना क्लास को चालू करते हैं और लास्ट में आपको एक बात बताएंगे, आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिससे आप लास्ट वाले चीज़ में आप जो समझेंगे आपको पता चल जाएगा कि इस क्लास में क्या क्या होने वाला है। और इसके अलावा हमें किसी चीज़ को यानी किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और हम पे विश्वास रखिए और हम आप लोग पे विश्वास रख रहे हैं। 100% गारंटी देते हैं कि आपका जितने भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बनेंगे, पूरे बोर्ड एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपका लड़ जाएगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। हम ये भी बोलते हैं, हाँ हो सकता है आपका प्रश्न 2 की जगह पे 3 आ जाए, संख्या बदल सकता है, लेकिन प्रश्न आपका सेम टू सेम रहेगा, मेथड आपका सेम रहेगा। आप बस ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग का देखिए पहला प्रश्न है, 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। अब याद रखिएगा अपरिमेय संख्या होता क्या है, तो अपरिमेय संख्या आपको बताया गया है कि अपरिमेय संख्या होता है क्या, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। तो आपको बता दें अपरिमेय वैसी संख्या होती है जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, जिसे खंडित नहीं किया जा सकता है, वो अपरिमेय संख्या होता है। देखिए जैसे में हम लोग बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 2 तथा 2.5, इनके बीच कौन सी संख्या है। आप देखिए ये 2 है, ये आपका क्या है 2 है, और ये आपका 2.5 है। बोल रहा है यहाँ पर याद रखिएगा थोड़ा सा, ये है आपका 2 है, ये 2.5 है। इसमें कह रहा है कि आपका इसके बीच जो संख्या आने वाली है वो परिमेय संख्या, वो कौन सी संख्या है वो बता रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं कि ये 2 क्या है, परिमेय है, ये भी आपका क्या है, परिमेय है। तो आपको एकदम शॉर्ट मेथड बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा, एकदम बिल्कुल एग्जाम में देखिए, ऑब्जेक्टिव जितना भी बनाइए ना, एक्स्ट्रा दिमाग लगा के बनाइए और अपना मेथड से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका आना चाहिए। सिर्फ
ठीक है। देखिए यहाँ पर जैसे 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 को आप जानिएगा इसको √4 लिख सकते हैं। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। आपको पता है 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं। और 2.5 देखिएगा तो लगभग में ये 3 के आसपास आ रहा है, लगभग में ये 3 के आसपास रह रहा है। तो 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। और अब यहाँ पर देखिए इतना करने के बाद अब ऑब्जेक्टिव जो दिया हुआ है ऑप्शन है उसको भी देखना है। अब देखिएगा कि यहाँ पर 9 का जो भी आएगा 9 से कम ही आएगा, 2.5 9 का कम ही आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा 11 है तो √11 आया है, तो √11 का मतलब क्या है, तो ये तो इससे अधिक होगा। √11 का मतलब क्या है, इससे अधिक होगा, 9 से क्या होगा, अधिक होगा। और यहाँ पर देखिएगा √5 क्या है, 9 से कम है और 4 से अधिक है। तो इसका मतलब है कि 9 और 4 के बीच होगा। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए प्रिया, √11 है तो √11 9 से अधिक है, √11 क्या है, 9 से अधिक है। आप ये मत बोलिएगा कि यहाँ पे ये अब ये परिमेय है, ये परिमेय है। हम जानते हैं कि ये परिमेय है, लेकिन इसे बनाने के लिए एक मेथड बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 9 और यहाँ जो √11 है तो √11 आपके 9 से बड़ा है, √11 क्या है, आपके 9 से बड़ा है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि √5 क्या होगा, इन्हीं के बीच आएगा। √5 किसके बीच आएगा, इन्हीं के बीच आएगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं √6 √7 ऐसे 5 बोल सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं ना, तो इन्हीं के बीच ये आएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है √5, तो क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, इसका नंबर ऑप्शन 20 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है। आप ध्यान रखिएगा, तो n क्या है आपका, बोल रहा है n कह रहा है आपका प्राकृतिक संख्या है। अब रखिएगा ध्यान यहाँ पर, n क्या है आपका, एक प्राकृतिक संख्या है। आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है n बराबर, अब देखिए यहाँ पर प्राकृतिक संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या होता है n बराबर 1 2 3 4 5 इसी तरह बढ़ता जाता है। प्राकृतिक संख्या आपका ये होता है। तो बोल रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, आप जान लीजिए यहाँ पर √n क्या होगा। तो आप ध्यान समझिए, यहाँ पर √n की जगह पहले 1 रखते हैं तो 1 आता है, 2 रखते हैं तो √2 का √2 ही आता है, 3 रखते हैं तो √3 का √3 ही आता है, √4 रखते हैं तो यहाँ पर 4 का 2 आ जाता है। तो आप देख रहे हैं इसी तरह बनाते जाएंगे तो कभी कभी हम लोग को क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है, कभी कभी क्या प्राकृतिक संख्या आ रहा है, 2 आया, उसके बाद 3 आएगा, जब 9 आएगा तो हम लोग को क्या आएगा, 3 आएगा। तो कभी कभी क्या आ रहा है, प्राकृतिक संख्या आ रहा है 1 2, उसके बाद आएगा 3 प्राकृतिक संख्या आ रहा है। और कभी कभी हम लोग का क्या आ रहा है, अपरिमेय संख्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन में देखिए प्राकृतिक संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या। तो बोला कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय, तो मेरा डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कभी प्राकृतिक संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या आ रहा है यहाँ पर, ठीक, समझ में आई ये बात। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो हम लोग का है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 10⁻²i बराबर 2 यानी 25 दिया हुआ है तो 10⁻⁻y का मान होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कहीं न कहीं प्रश्न जो है ना कंपटीशन में भी पूछा जाता है, कंपटीशन में क्या ही सवाल दिया गया है। ये आपका कंपटीशन में सवाल दिया हुआ है, यहाँ भी आपका ये कंपटीशन में सवाल दिया हुआ है और यहाँ पर अभी एक कंपटीशन सवाल दिया हुआ है। ये तीनों प्रश्न कंपटीशन सवाल का है, जो कि ये प्रश्न देखो अगले बार जो पूछा गया था, ये पैरामेडिकल में भी प्रश्न पूछा गया था। तो आप रखिएगा यहाँ पर, आपके बोर्ड एग्जाम में ये बहुत सारा पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग को समझना है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, 10 जो है 10⁻²y है बराबर, इसका मान दिया हुआ है 25। कितना दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है 25। आप ध्यान समझिएगा। तो आप हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए ध्यान समझिएगा, 10y पे पावर इस पे पावर 2 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आप लोग को पता होगा a पे पावर m और इस पे पावर n जो होता है वो a पे पावर m गुना n होता है। तो हम लोग फिर जोड़ेंगे तो फिर 2 गुना y गुना करेंगे 2 गुना y हो जाएगा। तो इसी का हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये बराबर हो गया, ये 25 का 25 हो गया, कोई दिक्कत। आप जानते हैं कि यदि इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर रूट चढ़ता है, आपको पता होगा यदि इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर क्या चढ़ता है, रूट चढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। आप लोगों को पता है, आप यहाँ पर देखिए 10y यानी 10 पे घात y जो होगा इसका वर्गमूल कितना आएगा, 5 आएगा। 10y का वर्गमूल कितना आएगा, 5 होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर आप लोग ये भी जानते होंगे कि अगर इसी किसी संख्या पे घात, अगर a पे पावर यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 पे पावर इसको लिख सकते हैं -2, ऐसे लिख सकते हैं। या ऐसे लिख सकते हैं a पे पावर कोई -n है तो इसको 1/a पे पावर -n लिख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए a पे पावर 10 पे पावर y है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 पे पावर -y लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, बराबर ये हो गया 5। अब देखिएगा यहाँ ध्यान से, इधर नहीं कुछ है तो 1 है, आप इसको कोना कनी गुना कीजिए,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कीजिए, कोना करिए, गुना कीजिए। आप गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 पे पावर माइनस वाई गुना हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा 1 गुना 1। अब यहाँ पर चाहिए कि सर ये 5 गुना मेरा क्या हो जाएगा भाग में 10 पे पावर ये माइनस वाई जो है ये बराबर हो जाएगा 1/5। अब देखिएगा यहाँ पर या कि 10 पे पावर माइनस वाई का मान कितना था 1/5 था। आपके प्रश्न में भी यही पूछा जा रहा था कि 10 पे पावर माइनस वाई का मान क्या होगा, 10 पे पावर माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया 1/5 हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा 5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? क्या ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर प्रश्न समझ में आ रहा है तो आप जरूर लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे प्रश्न में। अगला प्रश्न हम लोग का क्या है देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा अगला प्रश्न क्या है हम लोग का। अगला प्रश्न है x पावर n प्लस 1 जो है, x पावर n जो है इसका किसका गुणांक है, क्योंकि जो है x प्लस 1 का क्या है गुणांक है, क्या है गुणांक है, यानी इसका जो है ना इसका कौन सा गुणांक है, इसका ये गुणांक है, क्या है गुणांक है। तो आप लोग पढ़े होंगे, अभी कभी कभी देख लेते हैं बहुपद का भी प्रश्न आ जाता है, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर इसको पढ़े होंगे। यदि कोई किसी का गुणांक रहता है तो यहाँ पर उसको क्या होता है x प्लस 1 बराबर 0 लिखते हैं, तो x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ पर रखें n क्या है आपको पता है, n तो हम लोग का पता है कि प्राकृतिक संख्या होता है, आपको पता होगा सब। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये हो गया 1। अब यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर क्या है आपके पास x पावर n प्लस 1 है, यहाँ रखेंगे क्या -1 पावर, यहाँ पर n की जगह पर रख लो 1, तो या n 1 रख लो या 0 रख लो, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये आता क्या है 1 + 1, यानी -1 का घात करोगे तो -1 + 1 कितना आ जाएगा मान 0 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखोगे -1 यानी इस पर रखोगे 2 + 1 ये हो जाएगा 1 + 1 कितना आएगा 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर -1 रखोगे यानी 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 1 यहाँ कितना हो जाएगा आप देखिएगा 0 आ रहा है। फिर उसी तरह यहाँ पर 4 रखिएगा, 4 रखिएगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 + 1 यानी कि 1 आएगा, यहाँ पर 1 नहीं बल्कि 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर रखिएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस अगर जब 5 रखते हैं तो क्या आता है +1, यानी बोले तो -1 + 1 बराबर हो जाता है यहाँ पर 0। अब बोलेगा ये -1 क्या आता है, आप हमेशा याद रखिएगा, थोड़ा सा आप एक बात रखिएगा यहाँ पे यार, यदि किसी संख्या पे घात है ऋणात्मक है या नहीं, किसी संख्या पे अगर घात और विषम है तो उसका मान क्या आएगा ऋणात्मक में आएगा। यदि किसी संख्या पे घात अगर विषम है तो उसका मान कितना आएगा ऋणात्मक में आएगा। अगर कोई ऋणात्मक संख्या है, देखिए यहाँ पे कोई ऋणात्मक संख्या है और उस पर घात क्या है विषम है तो उसका मान कितना आएगा ऋणात्मक में ही आएगा, चाहे वो वैल्यू कितने हो जाए लेकिन उसका मान कितना आएगा वैल्यू में ही आएगा, यानी कि माइनस में ही आएगा। उसके बाद अगर यदि सम है तो वो ऋणात्मक में क्यों ना हो बल्कि उसका मान जो भी आएगा वो धनात्मक आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। उसके बाद देख लो यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ का जो प्रश्न हम लोग का क्या दिया हुआ है, x पे पावर n का एक गुणांक है x + 1 तो निश्चित रूप से होगा विषम पूर्णांक सम पूर्णांक, ये पूछ रहा है विषम पूर्णांक होगा या सम पूर्णांक होगा। तो आप देखिए यहाँ पर कि अगर हम लोग विषम रखते हैं तो तभी वो 0 के बराबर पुट होता है, क्योंकि अगर ये इसका एक गुणांक है तो x + 1 से यदि हम इसमें भाग देंगे, अगर इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए, शेषफल क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी नहीं इसका गुणक कहलाएगा। तो आप किस कंडीशन में देखें रखते हैं तो 0 आ रहा है। तो कभी हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या रखें, पहले यहाँ पर रखें पहले हम लोग का 1, क्या रखें हम लोग 1 रखें, यहाँ 1 रखें, उसके बाद क्या रखें यहाँ पर या घात में 3 रखें, फिर घात में कितना रखें 5 रखें। तो आप देख रहे हैं कि हमेशा क्या रख रहे हैं विषम रख रहे हैं, क्या रखें 1 3 5 क्या है विषम है। आपको ध्यान समझना विषम, क्योंकि 2 नहीं हो सकता, 2 रखिएगा तो शेषफल कितना आता है 2 आ रहा है, तो ये इसका गुणक हो सकता है क्या, नहीं, शेषफल 0 जिस पे आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा 1 3 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रश्न क्या हो जाएगा विषम पूर्णांक हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन इसका विषम पूर्णांक हो जाएगा। आप ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा ये प्रश्न 5 नंबर प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न पूछ दिया है। 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बढ़िया से समझिएगा, ठीक है। देखिए देखिए 5 नंबर प्रश्न है, ठीक है। देखिए 5 नंबर प्रश्न है, क्या है 5 नंबर प्रश्न, ये रहा 5 नंबर प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि x बराबर दिया हुआ है आपके पास √7 + 4√3 तो इसका मान क्या होगा, तो x + 1/x क्या होगा ये पूछ रहा है। इसमें 4 होगा या 3 होगा या 2 होगा या 6 होगा, ये पता निकालना है तुम लोगों को, ठीक है। आप ध्यान समझिएगा यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज़ फार्मूला यूज होगा, आप ध्यान से समझिए, यहाँ एक फार्मूला यूज होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर यदि हम लोग इसको यहाँ पर क्या कर लें, यदि हम लोग यहाँ पर कर लें इसको 7 को 4 + 3 लिख दें,
कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसको क्या लिख दें 4 और इसको लिख दें √3, क्या लिख दें √3 और क्या हो जाएगा इसका मान इतने रखना है। अब यहाँ पर एक फार्मूला बना रहे हैं, अब ध्यान समझिएगा, यहाँ पर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर एक फार्मूला बना रहे हैं, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर एक फार्मूला क्या बना रहे हैं, तो यहाँ पर बना रहे हैं a + b का होल स्क्वायर वाला बना रहे हैं। तो a + b का होल स्क्वायर बनाएंगे, यहाँ पर कैसा बनेगा, तो ये बनेगा a² + b² + 2ab, ऐसा फार्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। ये फार्मूला हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यूज करेंगे। देखिएगा यहाँ पर ये हो गया कितना, इसको हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2 √3 लिख सकते हैं। आप ध्यान से बैठाइएगा, ध्यान से a² + b² प्लस क्या हो जाएगा 2ab, 2ab, a का काम 2 करेगा, b का काम कौन करेगा √3 करेगा। आप ध्यान समझिए। तो क्या फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर होता है, क्या फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर होता है। तो a + b का होल स्क्वायर हम लोग निकाल लेते हैं। तो a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, देखिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 का, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा ये हो जाएगा √a + b 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 + √3 का होल स्क्वायर। अब जो 2 + √3 का होल स्क्वायर आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं। तो यहाँ जो x का मान आ गया हम लोग का, x का मान कितना आ गया, वो आ गया 2 + √3, कितना आ गया 2 + √3। हमें चाहिए क्या, x + 1/x चाहिए, हमें क्या चाहिए x + 1/x चाहिए, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, तो x तो आ गया, अब यहाँ पर समझिए 1/x क्या, बस इसका उल्टा कर देंगे, वो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 + √3 हो जाएगा, 1 + 2 √3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये x का मान आ चुका है, ठीक है। तो पहले 1/x निकाल लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, परिमेयकरण कर लीजिए, परिमेयकरण कीजिएगा तो यहाँ पर प्लस में तो ऊपर क्या गया माइनस में √3 हो जाएगा, ठीक है, इसके माइनस में √3 को गुना हो जाएगा। आप ध्यान समझिएगा, यहाँ से जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/, यानी कि इसको जब इसके साथ गुना कीजिएगा तो क्या होगा 2 - √3 बटे, ये देखिएगा तो यहाँ पर ये क्या बन रहा है 2 + √3 और ये बन रहा है 2 - √3। आपको पता होगा एक फार्मूला आप जानते होंगे, a + b × a - b, a + b × a - b, फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता है फार्मूला होता है a² - b²। क्या होता है फार्मूला इसका, a² - b²। तो आप ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर यह आप देखिएगा तो नीचे क्या हो जाएगा 2 - √3 बटे a², यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 2 का स्क्वायर, अब माइनस में b², b का मान कितना है √3, इसका कर लेंगे a²। तो यहाँ से देखिएगा तो ये 2 - √3 बटे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस में हो जाएगा 3, तो यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ पर सिर्फ आ जाएगा 2 - √3, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 आ जाएगा नीचा। तो ये आपका 1/x का मान कितना आ गया, 1/x का मान आ गया 2 - √3। तो अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए x + 1/x, आपको क्या चाहिए x + 1/x। तो x + 1/x निकालिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखिए x का पहले याद रखिएगा, x का मान है आपका 2 + √3, ठीक है, x का मान कितना है 2 + √3, फिर प्लस 1/x का मान कितना आया 2 - √3। आप बोलिएगा √3 से √3 काट देते हैं, 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। तो 4 देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, 4 इसमें से कौन ऑप्शन है, ए नंबर में सही है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए नंबर ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा, चलिए तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अगले देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग का क्या है वो देखिएगा ध्यान से, एकदम पूरी बढ़िया से समझिएगा। अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है, अगर कहीं परेशानी हो रहा है कि सर यहाँ समझ नहीं आ रहा है, तुरंत आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट हम देख रहे हैं और अब तुरंत आपको जो है ना रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो है, अब यहाँ पर 5 नंबर तक हो गया आपका प्रश्न, 5 नंबर तक हो गया। अगला प्रश्न आप लोग का क्या है, ध्यान समझिएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है आप लोग का, यहाँ पर अगला प्रश्न है 6 नंबर, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या है, पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो 16, 10, 24 से विभाज्य हो वो हो सकता है। तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या होगा जो इसको विभाज्य कर सकता है, यानी कि 16, 20, 24 को विभाज्य कर सकता है, ठीक है। 16, 20 तथा 24 से विभाज्य हो सकता है, यह प्रश्न दिया है, वह जो है सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो 16, 20 तथा 24 से विभाज्य हो सकता है, यानी इन तीनों संख्या से ये कट सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालिएगा तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये है 16, 20 और क्या है आपका 24, सबका एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबका एलसीएम निकालिएगा तो ये खिलाइएगा 8 बार में, ये खिलाइएगा आप यहाँ पर ये 10 बार में, ये खिलाइएगा 12 बार में, फिर इसको खिलाइएगा 4 बार में, इसको खिलाइएगा 5 बार में, इसको खिलाइएगा 6 बार में, फिर उसे खिलाइएगा 2 बार में, यहाँ पर ये 5 का 5 बार, ये 3 बार में। आप इसको गुना कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8,
8 दूनी 16, 16 पंचे 80, 80 गुना 3 कर दो, 80 गुना क्या कर दो 3 कर दो, तो 80 गुना 3 करोगे तो 8 या 24, 240 आ रहा है। कितना आ रहा है आपका प्रश्न में 240 आ रहा है। तो इसमें देखिए 240 है कौन, तो 240 आप बोलिएगा सर ए नंबर 240 दिखाई पड़ रहा है, हमको ए नंबर दिखाई पड़ रहा है। तो क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, ये प्रश्न समझ में आया नहीं आया? अब तुरंत बताइए समझ में आया या नहीं आया? आया, समझ में आया तो ठीक है, कमेंट कीजिए समझ में आ गया। तो नेक्स्ट सवाल के लिए चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्या का लघुत्तम स्वाभातक इसके महत्तम स्वाभातक का 14 गुना है, तो लघुत्तम स्वाभातक तथा महत्तम स्वाभातक का योग 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो आप ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, ये प्रश्न बिल्कुल अच्छी समझने वाली है। पहले आपको समझाते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए जब भी आप प्रश्न बनाइए ना, सबसे पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्न में जो कह रहा है उसी के अनुसार चलिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़े से इसमें कुछ थोड़ी सी चेंजिंग कुछ होता है, बस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा अलग होता है, गुना भाग जोड़ घटाव करना पड़ता है, और बाकी बात तो सब सवाल जो कह रहा है उसी के अनुसार चलना पड़ता है। उसके बाद देखिए प्रिया, दो संख्याओं का लघुत्तम स्वाभातक इसके महत्तम स्वाभातक का h यानी 14 गुना है। अब देखिएगा प्रिया, ये देखिए मानिए ए और बी कोई संख्या है, ए और बी कोई संख्या दो गो है, और यहाँ प्रश्न में क्या कह रहा है, आपका जो ए बी संख्या है, आपका प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों संख्या का जो यहाँ पर यह बोल रहा है कि दोनों संख्याओं का जो हम लोग बोलते हैं लघुत्तम स्वाभातक है इसके महत्तम स्वाभातक का 14 गुना है। यानी कि एलसीएम जो है क्या है, इसके महत्तम स्वाभातक यानी एचसीएफ का कितना है 14 गुना है। एचसीएफ का कितना गुना है 14 गुना है। फिर क्या कह रहा है, यहाँ पर यहाँ देखिएगा, फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है कि तथा महत्तम स्वाभातक का योग, आप देखिएगा लघुत्तम स्वाभातक तथा महत्तम स्वाभातक का योग 600 है। तो आप देखिएगा पढ़ रहा है एलसीएम प्लस में एचसीएफ, इसका जो योग है वो कितना है 600 है। कितना है आपका 600 है। अब ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, अगर यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में क्या है, आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में आपके पास क्या दिया हुआ है, तो ऊपर में आपके पास दिया हुआ है 14 एचसीएफ। क्या दिया हुआ है 14 एचसीएफ। अब देखिएगा यहाँ पर या कि एलसीएम के जगह दिया हुआ है 14 एचसीएफ, क्या इसको उठा के हम यहाँ रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा 14 एचसीएफ, 14 एचसीएफ प्लस में एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 600। अब देखिएगा यहाँ पर ध्यान समझिएगा, तो यहाँ पर देखिएगा 14 एचसीएफ और 1 एचसीएफ, कितना एचसीएफ हो गया 15 एचसीएफ हो गया। कितना हो गया 15 एचसीएफ हो गया। और उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये 600 है, तो हम लोग एचसीएफ का यहाँ से मान तो निकाल सकते हैं हम लोग 60/15 यानी 600 बटे क्या कर लेंगे 15 कर लेंगे। आप यहाँ से काट लीजिए 15 चौके 60, एक 0 बच गया, 0 आ गया। तो एचसीएफ आपका कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 40, एचसीएफ आपका कितना आ गया 40 आ गया। उसके बाद देखिए आपका प्रश्न में क्या कह रहा है, एचसीएफ तो आपका आ गया 40। उसके बाद कह रहा है यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या है, या बोल रहा है यानी कि बोलिए तो यहाँ पर एक संख्या मान जाइए, ए का मान कितना दिया हुआ है 280 दिया है, तो बी का मान क्या निकालना है हम लोग को। तो आप लोग को पढ़ाए थे कि दोनों संख्या का गुणनफल जो होता है वो एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिएगा तो दोनों संख्या यानी ए गुना बी जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होगा। तो आप यहाँ पर दिमाग लगाइए, तो एलसीएम जो एचसीएफ होगा, अब उसी तरह हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं एलसीएम भी निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग एचसीएफ निकाले थे उसी तरह हम लोग क्या करते हैं एलसीएम भी निकाल सकते हैं। तो एचसीएफ का मान अगर यहाँ रख दीजिएगा, एचसीएफ का मान 40 यहाँ पर रख दीजिएगा 40, तो 40 इधर ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 500 कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। तो यहाँ पर यह आपका जो है इसी तरह एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 560 आ जाएगा। एलसीएम आपका कितना आ जाएगा 560 आ जाएगा। या इसमें रखिएगा तो इसमें भी आप काट सकते हैं, तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा 560 हो जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 560 आएगा, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए अगर आप एचसीएफ यहाँ रखे हैं तो 40 गुना 4 कर दीजिएगा यहाँ पर, ऐसे भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये छोड़ 14 है और गुना 4 कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर 40 जोड़ कर दीजिए ना गुना, तो ये 16 का 6 हो गया, 0 बैठा दिए, 4 1 5 हो गया, 560 ऐसो भी आ जाएगा आपका। किसी एक में रख दीजिएगा, एचसीएफ का मान अगर 40 आया है आप इसको यहाँ उठा कर रख दीजिए और गुना कर दीजिए, एलसीएम का मान आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम आपका कितना आ गया 560। तो आप देखिए यहाँ पर ए का मान है दिया हुआ है 280 गुना बी निकालना है हम लोग को, एचसीएफ आया है 40 गुना एलसीएम आया है 560। तो हम लोग बी बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो 40 गुने 560 डिवाइडेड कर देते हैं यानी भाग देते हैं 280 से। क्या कर देते हैं 280 से भाग दे देते हैं। तो 280 से आप भाग दीजिएगा तो ये आपका 2 बार
बार में कट जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा 2 बार में आपका ये कट जाएगा। जब 2 बार में कट जाएगा तो आपका बी का मान क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, बी का मान आपका आ जाएगा 40 गुने 2, बी का मान कितना आ जाएगा 40 गुना 2, जिसे हम लोग क्या लिख सकते हैं 80 लिख सकते हैं। किसका क्या लिख सकते हैं हम लोग 80। तो यहाँ पर यह आपका जो इसका आंसर आएगा वो 80 क्या नंबर है, तो सी नंबर में आपका सही है, सी नंबर में सही ऑप्शन दिया हुआ है। उसके बाद देखिए आपका कह रहा है संख्या इतना इतना को p/q में प्रकट किया जा सकता है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ध्यान समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए इसी टाइप का प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और सबसे बात तो यही है इसी तरह आपको एकदम साधारण प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि आप कभी इस चीज़ का दर्शन नहीं किए होते हैं तो आप क्या हो जाते हैं, उधरा जाते हैं, आपके माथा में टेंशन जाता है, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वही टेंशन, आपका जो टेंशन है उसी को दूर करने के लिए तो हम आए हैं। तो आपको क्या करना है, इसको किसी तरह का खत्म करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्या है, अगला देखो एक बात आप लोग को बताते हैं, थोड़ा सा हमें इसमें ब्रेक लेते हैं, आपको समझाते हैं एक बात। तो हम आप लोग ये बात बोलना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि आप लोग का नंबर एक भी नहीं कटे, और आप लोग ऐसा सोचिए कि हमें मेहनत करना है, और मेहनत के आगे बता देते हैं किसी का जीत नहीं होता, यानी कि मेहनत हमेशा हार से जीतता है। आप बोलिएगा मेहनत जो करेगा, जो मेहनत करवे नहीं करेगा तो क्या वो जीत पाएगा, नहीं जीत पाएगा। और यदि आप अभी से 10th क्लास में हैं और आप अभी साल एग्ज़ाम 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, तो इसी कारण बोल रहे हैं आप लास्ट तक जुड़िए। लास्ट में आपको एक ऐसा टॉनिक बताया जाएगा, आप अच्छी तरह से पढ़िएगा और अच्छे मार्क्स प्राप्त कीजिएगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन जितने हैं वो सबको खत्म कर लेंगे, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, जो बातें हम बताना चाह रहे हैं वो लास्ट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्या है, अगले प्रश्न आप लोग का बोलिएगा संख्या 23 जो देखिए आपका क्या दिया हुआ है 23 दिया हुआ है ना, 43 दिया हुआ है, 23.43 पर बार्क दिया हुआ है, तो क्या हुआ है, इसको p/q के रूप में प्रकट किया जा सकता है, प्रकट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए आपको बताए थे कि जितनी संख्या रहे उसे क्या करना है, नीचा लगा देना है, यहाँ पर या नीचा एक माइनस कर देना, यहाँ -1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 99 आ गया, लेकिन ये बार्क के बाद कितना है 23 है, तो 23 हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें घटा लेंगे, 23 क्या कर लेंगे यहाँ पर, या घटा लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। जितनी संख्या यहाँ पर दशमलव के पहले है उस संख्या को हम लोग घटा लेंगे। तो यहाँ पर घटाइएगा तो 23/20 से आएगा, आपका क्या आ जाएगा 23/20, यानी 23/20 बटे क्या हो जाएगा 99, 23/20 बटे क्या हो जाएगा आपका 99, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना नंबर सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ही सही है, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। अब देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए कि जितनी संख्या में बार कह दो तो 9 आएगा, एक घटा लिए तो 9 तो आ गया, लेकिन जो संख्या दशमलव के पहले है उसे ऊपर वाली संख्या में माइनस कर देना, घटा देना है, तो आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्या आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है, ये तो प्रश्न हो गया आपका 8 नंबर प्रश्न हो चुका है। 9 नंबर प्रश्न आपका क्या है, 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देने पर होगा। इसी टाइप देखिए आप कितना साधारण प्रश्न पूछा है, आपको पास देखिए प्रश्न कितना अच्छा पूछा है। बस इसमें होता है क्या है, अगर जो बेसिक नहीं पढ़ाता है उसमें क्या होता है, वो फंस जाता है। अगर आप बेसिक पढ़े हैं ना तो देखते हैं ये सवाल कितना है, कोई सवाल आपके सामने कुछ नहीं टिकेगा, ठीक है। आप देखिएगा ध्यान से, तो आपका क्या है, देखिए सबसे पहले अगर 64 के वर्गमूल, तो आप 64 का जब वर्गमूल निकालिएगा तो यहाँ पे भाग दीजिएगा, ठीक है, वर्गमूल निकालिए। तो 64 का वर्गमूल क्या होगा, 2 जोड़ा लगाइएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, जो कि आएगा हमारा वर्गमूल 8 आएगा, कितना आ गया 8 आ गया। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर यह कि आपका जो है ना दूसरा प्रश्न क्या, यानी दूसरा संख्या क्या था 64, 64 का घनमूल भी पूछ रहा है। अब 64 का घनमूल निकालना है, तो 64 का घनमूल कैसे निकालिएगा, तो 64 का घनमूल में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 64 के घनमूल में गुणनखंड करके 3 करके जोड़ा लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है कि कितना आता है हम लोग का 64 का घनमूल, आपको पता होगा कि यदि हम लोग देखें यहाँ पर या तो आगे 64 का गुणनखंड करें, 64 का गुणनखंड कर ले कितना आ जाएगा आपको, देखिए तो 64 का गुणनखंड कितना, ऐसे भी गुणनखंड कर लीजिए ना, आपका ऐसे भी गुणनखंड आ जाएगा। तो ये आपका गुणनखंड आ जाएगा यहाँ पर कितना, देखिए 64 का गुणनखंड कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये आपका 6 को 2 आएगा, इतना गुणनखंड आएगा। तो आप ध्यान से समझिएगा यहाँ पर यहाँ, तो ये आपका गुणनखंड आ गया। यहाँ पर इसके घनमूल निकालना है ना, तो घनमूल में 3 लगा देना है, तो यहाँ से एक 3 आ गया गुना में, ये आपका 3 आ गया, यानी 2 आ गए, ये 3 में से 2 आ गया, यहाँ भी 2 आ गया, तो 2 दूना कितना आ गया 4 आ गया। तो पूछ रहा है प्रश्न में, क्या पूछ रहा है आपका प्रश्न, पूछ रहा है 64 के वर्गमूल में 64 के घनमूल से भाग देना है। तो आप देखिए 64 का घनमूल कितना आया 4, और 64 का वर्गमूल कितना है 8, तो 4 से भाग दीजिए 8 में, तो कितना आता है 2 बार में 1 कट रहा है, तो आपका आंसर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो 2 नंबर देखिए राइट, कौन सा आंसर हो रहा है, तो आपका बी नंबर सही आ रहा है, बी नंबर आपका ऑप्शन सही आ रहा है। अब अगले बात देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से,
अगला प्रश्न आपका क्या है? तो अगला प्रश्न है आपका √10 गुने √15 बराबर होगा। √10 गुना √15 बराबर होगा। तो सबसे पहले एकदम शॉर्ट तरीका, एकदम शॉर्ट बनाने का दिमाग लगे, एकदम छोटी से छोटी बात में। सबसे पहले आप रूट बोला तो गुना भाग जानते होंगे, तो 10 गुना 15 कीजिएगा तो आपका रूट आएगा 150। कितना आ जाएगा? √150। अब डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से आंसर बता। कैसे? आप देखिए यहाँ पे 5 को 5 बार, रूट का मतलब होता है कि 5 का 5 है, ठीक है। 5 गुना 5 करें 25, 25 गुना 6 कर लीजिए, 25 गुना 6 करिए, ऐसे करके 25 गुना 6 कीजिए। 6 पंचे 30 का 0, हाथ मेरा 3 और 6 दूना 12, 3 कितना हो गया? 15। आप बोलिएगा कि रूट के अंदर जो आएगा ना सर, रूट के अंदर 150 आ रहा है, और रूट के अंदर 150 कौन सा आ रहा है? तो 5√6 आ रहा है। तो मेरा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, ये नंबर ही सही है, अगला देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। तो आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे छोटी आपको बताए थे अगले वीडियो, कल जो हम वीडियो बताए थे उस पार्ट 1 में हम लोग बताए थे कि भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य क्या होता है और सबसे छोटी अभाज्य क्या होता है। ये बात हम लोग आप लोग को बताए थे। आप देखिएगा यहाँ पर कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हम बताते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है आपका 2। कितना होता है? 2। उसके बाद सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए थे आपको 4। क्या बताए थे? 4। अब बोल रहा है कि इसका इन दोनों का गुणनफल निकाल दीजिए, तो 2 गुना 4 कर दीजिए, कितना आ जाता है आपका? 8 आ जाता है। तो 8 आपका कौन सा सही है? तो ये आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। क्या बात समझ में आया? नहीं आया? बात समझ में आया ना? ध्यान समझो। उसके बाद देखो कह रहा है 3.12 दिया हुआ है 27। अब बोला ये कैसी संख्या है, तो आपको बता दे हैं यदि आपका ये 2.5 यानी किसी संख्या पर अगर भाग दिया हुआ है, हमेशा याद रखना वो परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। यदि यही चीज़ रहता है हम लोग का 3.274 ऐसे कुछ रहता बढ़ता, तो ये कैसा संख्या होता है? अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बात हम आपको बताए थे नहीं बताए थे? एक बात अब ध्यान से बोलो, क्या ये बात हम आपको बताए थे नहीं बताए थे? बताए थे। आपको याद होगा बताए थे, बोलो बताए थे ना? बताए थे, हाँ बताए थे। तो आप उस चीज़ को देखिए, बढ़िया से समझिए। अगर आप नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखिए। समझ में आ रहा है ना? ठीक। उसके बाद देखिए अपने अगले चीज चलते हैं हम लोग। तो ये कैसी संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। तो आपका ए नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर आपका इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए जो मेन प्रश्न है, आपको हर साल ये प्रश्न मिलेगा, हर साल मिलेगा। हम ये गारंटी के साथ कहते हैं, ऐसा प्रश्न हर साल आता है। देखिए कह रहे हैं किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप होगा, यानी कोई पूर्णांक दिया हुआ है m जो है ना, कौन सा संख्या सम होगा। तो आप यहाँ पर रख के देखिए, आप यहाँ पर रख के देखिए। अगर यहाँ 1 रखते हैं, m की जगह पे क्या रखते हैं? m तो आपका पूर्णांक है ना, पूर्णांक में 1 2 3 आएगा ना? आएगा। ठीक है। आप देखो m की जगह पे 1 रखेंगे। आपका पहले प्रश्न क्या है ऑप्शन में? ये देखिए आपका m+2 है, तो m की जगह पे 1 रखेंगे, ये 2 कितना आ गया? 3 क्या आपका सम है? 3 आपका सम है? नहीं है, तो ये नहीं हो जाएगा। फिर क्या है आपका दूसरा ऑप्शन? क्या है दूसरा ऑप्शन? है 2m+1। तो आप 2 गुना m की जगह क्या रखोगे? 1+2, 1+, ये m 1 रखोगे ना, 2 गुना 1 2 + 1 कितना आ गया? 3। क्या आपका ये सम है? बताइए, क्या ये 3 भी आपका सम है? नहीं आया। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है 2m यानी 2m। आप देखिएगा यहाँ पर 2m, 2 गुना m की जगह पर रखो 1, 2 गुना 2, ये क्या है? सम है। और ऐसा नहीं कि एक के को रख के मान छोड़ देना है, ऐसा नहीं करना है, और भी रख के देखो। 2 गुना 2 रखो, ये भी 4 आएगा। 2 गुना 3 करो 6 आएगा। फिर उसी तरह 2 गुना 4 करो 8 आएगा। यानी कि इसमें किसी भी संख्या का रखिएगा तो आपका मान हमेशा सम ही आएगा, चाहे वो धनात्मक सम आ जाए या ऋणात्मक सम, लेकिन आएगा वो हमेशा सम ही। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो मेरा सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या की, ये तो आपका क्वेश्चन हो चुका है। निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? तो आपको यहीं से बनाना है, यहीं पर बनाना है। आप देखिएगा ए नंबर जो आपका दिया हुआ है, तो 64 का वर्गमूल तो निकल जाएगा आपका। 64 का वर्गमूल निकलेगा 8 और 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9। तो 8/9, 8/9 क्या है? आपका परिमेय है। और देखिए बाकी बात आप किसी को देख लीजिए, 21 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, 35 का निकलेगा नहीं। अगर अंदर कट भी रहा है तो वो भी देख लीजिए, नहीं कट रहा है। उसके बाद 2√3, ये तो अपरिमेय संख्या है। अब √3 गुना √2 कर लीजिएगा तो आपका √6 आता है। तो √6 भी क्या है? आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। प्रश्न आप ध्यान से देख के बनाइएगा। कभी कोई गलती करता है क्या? अपरिमेय संख्या देख लेता फटाफट मार देते प्रश्न कौन में। ऐसा गलती नहीं करना कभी। आपको देखना है कि क्या प्रश्न बोल रहा है। कह रहा है निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो निम्न में कौन सा अपरिमेय नहीं है? ए नंबर नहीं है, ए नंबर नहीं है, इसको हटा देंगे। उसके बाद देखिए,
उसके बाद आपका क्या प्रश्न बोला, कह रहा है यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लघुत्तम समावर्तक होगा। अब देखिए, अब यहाँ समझिए लघुत्तम समावर्तक, मान लीजिए ए और बी, मान लीजिए ए जो है ना, ये बी अभाज्य संख्या है, ए की जगह मान लीजिए ले लेते हैं हम लोग क्या अभाज्य संख्या 2 लेते हैं, बी की जगह क्या लेते हैं 3, तीनों दोनों तो अभाज्य संख्या है। अब इसका क्या हो जाएगा लघुत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक दोनों खाएगा क्या, नहीं, तो आपस में गुना करना पड़ेगा ना। तो जब ये आपस में गुना हो रहा है तो ये भी तो आपस में गुना हो जाएगा, तो ए गुना बी हो जाएगा आपका। तो ए गुना बी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बताइएगा, तो ए गुना बी आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ए नंबर ही सही है आपका, ए गुना बी आपका ए नंबर ही सही है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। आपको बताए थे ना अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या कि वह संख्या जो अपने आप से कटे और किसी और से कटे वो संख्या भाज्य होता है, और वह संख्या जो सिर्फ अपने से ही कटे किसी और से कटे है नहीं, तो संख्या क्या हो सकता है अभाज्य संख्या हो सकता है। ठीक है, तो क्या हो सकता है हम लोग का अभाज्य संख्या हो सकता है। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए 15 तो 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, यानी 15 से भी कट रहा है, तो ये तो आपका भाज्य संख्या हो गया। 23 देखिएगा तो 23 सिर्फ 23 से ही कटेगा, उसके अलावा इसको कोई काट ही नहीं सकता है, समझ में आ रहा है ना, इसको कोई काट ही नहीं सकता है। ठीक है, तो आपका बी नंबर ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि आप 12 भी देखिएगा, 12 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, 6 से कट रहा है, और भी 75 देखिएगा तो आपका 3 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, और बहुत सारी संख्या से कट रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक है। तो आपको बताया गया था कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है अभी तुरंत बताएं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका क्या होता है 4 होता है, 4 होता है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 होता है। क्या होता है 2 होता है। अब बताइए यहाँ पर दोनों का HCF क्या होगा, महत्तम समावर्तक पूछ रहा है, महत्तम समावर्तक HCF क्या होगा। तो HCF आप बोलिएगा यहाँ पर या HCF जब दोनों का गुणनखंड करेंगे तो 4 का गुणनखंड करेंगे 2 दूना कटेगा, ये कटा, 2 का करेंगे 2, तो जो संख्या मिलता है वही तो हम लोग का HCF होता है। तो HCF में क्या क्या मेरा 2 2 एगो मिल गया, तो HCF क्या आएगा आपका 2 आएगा। HCF क्या आएगा आपका 2 आएगा, यही पूछ रहा है। तो यदि आप देखिए यहाँ प्रिया क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या और तथा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा ये ध्यान समझना। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 रहा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या रहा 2 रहा। इन सब का HCF निकाले हम लोग तो कितना आया 2 आया। तो क्या आ गया यहाँ पर या 2 आ गया। तो 2 क्या नंबर ऑप्शन रहेगा, बी नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है 2 लगातार अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक होगा, 2 लगातार अभाज्य संख्या का महत्तम समावर्तक होगा। अब ध्यान समझिएगा यहाँ पर देखिएगा, अभी तो बस इसी साइड से प्रश्न पूछे जाते हैं आपके चैप्टर में। देखिए यहाँ पर तो आपका जो है यहाँ पर 2 लगातार अभाज्य संख्या, तो पहला अभाज्य संख्या 2 हो गया, दूसरा अभाज्य संख्या कितना होगा 3 हो जाएगा, उसी तरह चौथा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन 2 ही लगातार पूछा है, 2 लगातार क्या है 2 और 3, 2 का गुणनखंड कीजिएगा 2 से ही मिल रहा है, 3 से गुणनखंड किया 3 का, तो इन दोनों में मिल क्या रहा है एक एक मिल रहा है, सिर्फ एक एक, जो मिलता है वही ना HCF होता है, एक मिला तो HCF इसका क्या हो जाएगा आप बताइए, तो HCF हो जाएगा 1, HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब कह रहा है 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, तो आप इसका गुणनखंड कर लीजिए आसान से। आप देखिए यहाँ पर 5005 का गुणनखंड कर लीजिए 5 से कर लीजिए, तो ये एक बार में 0। अब देखिए अगर जहाँ 3 से खा रहा है आप 3 से खिलाइए, पहले देखो 3 से खिलाएंगे तो बचेगा कितना यहाँ पर, आपका यहाँ कितना बचेगा, अब बताइए 3 से खिलाइएगा तो यहाँ कितना बचेगा, तो यहाँ 3 से खिलाइएगा तो बचेगा आपका यहाँ पर कितना बताइए, तो 3 से खिलाइएगा तो बचेगा यहाँ पर 2, 2 सड़ गया इधर कितना हो गया 20, तो फिर 3 6 18 बचेगा कितना 2, फिर सड़ गया इधर कितना हो गया 20, फिर 3 से खिलाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 3 से खाएगा ही नहीं 5 से खाएगा, तो डायरेक्ट हम 5 से खिला देते हैं। ठीक है, एक बार में 0 0 फिर 1 उतर गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर और किसी संख्या से खा रहे तो वो खिलाइए, ये देखिए किसी और से अगर खा रहा है तो उसको खिलाइए। यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड है, तो 5005 के अभाज्य गुणनखंड है। और देखिए किसी संख्या से खा रहा है तो खिलाइए, खिलाई रही किसी संख्या से। अगर हम लोग यहाँ पर इसको 2 से खिलाते हैं, 3 से खिलाते हैं, 3 3 9 बचेगा 1, फिर 3 3 9, ये तो खा ही नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है ये किसी से नहीं खा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा गुणनखंड, यानी कि कितने गुणनखंड आए हैं 1 और 1 2 आया ना, तो इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा 2 ही हो जाएगा। 2 संख्याओं का गुणनफल 8 इतना इतना है और उसका महत्तम समावर्तक कितना है, तो उसका लघुत्तम समावर्तक कितना होगा। तो 2 संख्या आपका दिया हुआ है, तो 2 संख्या गुणनफल दिया हुआ है, यानी A गुना B का मान दिया हुआ है कितना 86 70, और बोल रहा है उसका मोसो यानी महत्तम समावर्तक कितना दिया हुआ है, महत्तम समावर्तक दिया है 17, तो लघुत्तम समावर्तक निकालना है हम लोग को, लघुत्तम समावर्तक। तो आप लोग को चैप्टर में पढ़ाया गया था, चैप्टर में आपको क्या पढ़ाया गया था कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो HCF
HCF गुना एलसीएम होता है। और यदि हम लोग को किसी एक का मान निकालना है, मान जाइए हम लोग को एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम वाला क्या फॉर्मूला बताए थे, दोनों संख्या का गुणनफल कर लेना है, उसके बाद HCF से भाग दे देना है, यही बताए थे आप लोग को फार्मूला में। तो आप देखिएगा यहाँ पर ऊपर कर रहे हैं, इसका आगे काम ऊपर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिएगा क्या है, आपके पास यहाँ पर पता चल जाएगा यहाँ पर क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। देखिए तो आपका जो यहाँ पर मान दिया हुआ है ये क्या है, देखिए a गुना b का मान कितना दिया है, तो ये दिया हुआ है 8670, ठीक है। उसके बाद HCF कितना दिया हुआ है, HCF आपको बोलिएगा 17 दिया हुआ है। तो एलसीएम तो हम निकाल सकते हैं आराम से, एलसीएम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। 7 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दीजिए, 7 से इसको क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए यहाँ पर। तो 7 से जब इसको भाग दीजिएगा तो काटिए इसको कैसे, 17 से देना है, 7 से नहीं 17 से देना है। तो 17 पचे कितना खिलाइएगा, 17 पचे 85 खाएगा, एक बच गया, एक सर गया, 17 का 17 फिर 0 उधर 510 आ रहा है। क्या आपके ऑप्शन में 510 है कहीं पर? हाँ डी नंबर है, डी नंबर आपका है। तो डी नंबर आपका क्या हुआ, ऑप्शन सही हो गया, डी नंबर आपका क्या हो गया, प्रश्न सही हो गया। देखिए इसी के साथ आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन खत्म होता है। और अगले हम लोग सोच रहे हैं पार्ट 3 जो आएगा उसमें पूरी कंप्लीट इसका वीडियो बन जाए, कंप्लीट जितने भी प्रश्न हो जाए, चाहे वो इसमें 10 गो बच्चा हो या 20 गो बच्चा, लगभग में 20 गो बच्चा, 20 गो और करवाएंगे। उसके बाद ये आपका इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जितने भी आने वाला होगा सभी खत्म हो जाएगा। बच्चे हम लोग को सब्जेक्टिव भी हम लोग एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। अब बस हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। इससे कारण क्या होगा कि जब भी हम वीडियो बनाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले और आप आराम से देख के उसे नोट्स करके समझ सकें, पढ़ सकें। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, यदि बात आपको समझ में आ गया पूरी तरह से, तो हम आपको जो बोले थे कि लास्ट में हम कुछ बात बोलने वाले हैं आपको, तो आज सुनिए। यदि आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको घबराने की बात नहीं है और आपको चिंता करने की बात नहीं है। और एक बात बताते हैं आपको, आप हमारे चैनल से सिर्फ जुड़े रहिए। हम 100% आपको गारंटी देते हैं कि आपका मैथमेटिक्स हो जाए, सोशल साइंस हो जाए, साइंस हो जाए, तो आपका ये तीनों चरो कवर हो जाएगा। जहाँ तक कि आपका हिंदी है वो भी कवर करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो आप धैर्य होकर रहिए, आपको घबराने की बात नहीं है। आप बस वीडियो को देखते चाहिए, अभी आपके पास समय है। और लेकिन एक बात है कि आपको अब अखनी से आदत सुधारनी पड़ेगी। अगर आपको क्लास में अगर अच्छी मार्क्स लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपना आदत सुधारना पड़ेगा। कैसे आदत सुधारेगा, तो आप जो 2 घंटा काम कर रहे थे ना, 2 घंटा जो पढ़ाई कर रहे थे, आप उसको बढ़ाना पड़ेगा। और टाइम का वैल्यू रखना पड़ेगा कि हमें इस समय इसका वैल्यू रखना है। अगर आप टाइम का वैल्यू रखाते हैं ना तो आपका इतने समय नहीं जाता। तो आप अभी से सुधरिए और अपने टाइम को बचाइए और अपने टाइम के अनुसार अपना काम कीजिए, आपका अच्छा रिजल्ट बनेगा, आपका रिजल्ट अच्छा बनेगा और आराम से आप देखिएगा, ठीक है। ठीक है, चलते हैं हम अब अगले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लास्ट तक जुड़े रहें।